पुनः सबको सुप्रभात। ये आज के अंतिम सत्र का आज की परिचर्चा में हम लोग बार बार हम लोगों के सामने बात आती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्क करना बच्चों में ताकि की क्षमता निर्माण हो और उसका संवर्धन हो, विकास हो। लेकिन उसके लिए एक विशेष हम लोगों को कार्य दिया जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न का निर्माण। क्योंकि आज के कंपटीशन का एकमात्र वही आधार है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हमारे छात्र जाते हैं तो उनको 3 घंटे में 150 सवाल हैं और उनको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। उनमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ उसको गोला कर देना है। इसके पीछे का कारण यही है कि बच्चों का जो ज्ञानात्मक विकास है उसको सीमित समय में उसका आकलन करें। इसके पीछे का मूल कारण यही है। तो हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में भी इसको लाया गया कि आप शुरू से ही बच्चों में बहुविकल्पी प्रश्न की आदत डालें और उनके इम्पोर्टेंस को आप उनको बताएं, समझाएं, ताकि कि उनको आगामी जीवन में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें किसी तरह की बाधा न। लेकिन चूंकि मेरा मुख्य विषय हिंदी है, मेरा पठन पाठन का माध्यम हिंदी है, तो मैंने अपने विषय को भी यहाँ केंद्रित किया है और उसी पर मैंने मुख्य फोकस भी किया है। तो हम लोग उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य विषयों को भी ध्यान में रखेंगे कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का निर्माण कैसा होना चाहिए। उसी पर आधारित आज का हमारा ये ट्रेनिंग है। हम लोग कुछ न कुछ दिन प्रतिदिन सीख ही रहे हैं, विभिन्न विषयों पर आधारित हमारा चल रहा है यहाँ स्टडी का। तो ये ट्रेनिंग है, हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि बहुआयामी परिदृश्य आज के शिक्षा जगत में सम्मिलित किया जा रहा है, भविष्य में किया जाएगा। तो आने वाली चुनौतियों और वर्तमान की स्थिति परिस्थिति दोनों को दिमाग में रखते हुए हमारा ज्ञानार्जन और ज्ञान के संप्रत्ययों का विवेचन, मूल्यांकन सटीक हो, ताकि कि हम अपने नौनिहालों का निर्माण सही कर सकें। तो हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करें। भूमिका मैंने रख दी है। अधिगम उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों को समझना हमको, क्योंकि जब तक अधिगम की समझ नहीं होगी, अधिगम सीखने की समझ नहीं होगी, तब तक हम सही एमसीक्यूज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिगम की समझ होनी चाहिए।
फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी के संदर्भ में प्रश्नों और कौशलों को समझना। ब्लूम टैक्सोनॉमी को आपने कई बार सुना समझा होगा, मैं भी संक्षेप में इस योजना में मैंने इसको शामिल किया है, मैं आपके सामने रखूंगा और अपने आधार पर उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप उसको भलीभांति समझें। अपने अच्छे एमसीक्यू की विशेषताएं, एमसीक्यू बनाने और उसकी समीक्षा के लिए निर्देश, फिर अपठित गद्यांश को चुनना, फिर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पर चर्चा और प्रश्न उत्तर से पूछा जाए तो आज का इन हाउस इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। एक एक करके हम लोग सबकी चर्चा करेंगे और संक्षेप में करेंगे। तो ये संयोग कहें या मेरा भाग्य कहें, जो विषय मिलते हैं वो बड़े लंबे हो जाते हैं, उनका विश्लेषण करना एक लंबी प्रक्रिया का कार्य बन जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा सागर को गागर में समाने की। अधिगम का उद्देश्य और उसके प्रकार, भूमिका के बाद का नेक्स्ट पॉइंट था। इसमें मेरा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी को ढूंढना और पहचानना, क्योंकि चार विकल्प हैं और उन चारों विकल्पों में जो दिया गया प्रश्न है उसका मूल उद्देश्य है। तो चूंकि उसमें से तो कोई एक ही राइट है, बाकी चार रॉन्ग हैं, तो जो उसमें का जो मूल एप्रोप्रिएट है उसको सही ढंग से समझना, ढूंढना। और जैसे मान लीजिए एक प्रश्न का एक प्रकार मैंने दिया है, एक प्रश्न दिया कि लेखक को बड़े भाई साहब से क्या पूछने का साहस नहीं हुआ। अब उसके चार विकल्प आगे उदाहरण भी मिलेंगे, तो उसमें बच्चों का वो जो थिंकिंग जो लेवल है वो समझ में आएगा, क्योंकि उसने वो कहानी पढ़ी है सही से कि नहीं पढ़ी। ये सीबीएसई बोर्ड के जो हिंदी कोर्स का जो बी है, हम लोग कोर्स ए हैं, बी भी क्योंकि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो भी जो रखते हैं वो आते हैं पढ़ते हैं। तो बी में का ये सवाल है, कोर्स बी का समीक्षा, अनुमान, विश्लेषण, मतलब जानकारी को समझना और उचित सही निष्कर्ष पर पहुंचना। पहले हम उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों का प्रकार आपके सामने है, आपको उसी हिसाब से प्रश्न बनाने में सहायता मिल सकती है। फिर पाठ अथवा गद्यांश अथवा कविता के पात्रों, विषयों, घटनाओं को समझना एवं उनकी तुलना, व्याख्या करना, अपने विचार अथवा राय व्यक्त करना। सारांश जैसे मुख्य विचार, आखिर इस कहानी का अथवा इस काव्य का सारांश क्या है। संदर्भ के आधार पर शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों का अर्थ समझना और समझाना। आगे इसको मैं उदाहरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साहित्यिक बारीकियों और उपकरणों को पहचानना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। जो लिटरेचर से बिलोंग करते हैं तो चाहे स्टोरी हो, चाहे ड्रामा हो या फिर पोएट्री हो, तीनों के अलग अलग टूल्स हैं। क्या अरुण सर? यस सर। हाँ, सबके अलग अलग टूल्स हैं, क्योंकि जिस रूप से हम स्टोरी पढ़ाएंगे उसी टूल का प्रयोग ड्रामा में नहीं कर सकते, अथवा उसी टूल का प्रयोग हम पोएट्री में नहीं कर सकते। सबके अलग अलग टूल्स हैं, तो उस टूल की पहचान और उसके बारे में छात्रों को
कराना, क्योंकि विधाएं साहित्यिक विधाएं को कहा जाता है। और इन विधाओं में भी आगे और चलेंगे तो फिर आपको आलोचनात्मक और समालोचनात्मक ये भी दो कैटेगरी बनेगी। फिर बच्चों को ये भी बताना कि आलोचनात्मक क्या होते हैं और समालोचनात्मक विधाएं क्या होती हैं। सामान्य रूप से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आलोचना का सब जानते हैं, क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसिज्म जो है वो क्या करता है, उसके अवगुणों को प्रकाशित करता है। तो हम किसी व्यक्ति, हम किसी विचार, हम किसी कार्य, उसके बारे में जब कुछ शिकायतें अथवा उसके संदर्भ में कुछ टीका टिप्पणी करते हैं तो वो आलोचना कहलाती है। अर्थात हम उसके दोषों को उजागर करते हैं। लेकिन समालोचना वह तथ्य है जिसमें हम उनके गुण और दोष दोनों को समान रूप से रखते हैं। ये समालोचना है। आपने उसके मेरिट्स भी बताए, आपने उसके डिमेरिट्स भी बताए। और एक बड़ी विचित्र विडंबना है हमारे हिंदी साहित्य के जगत में सर, दो द्विवेदी हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये द्विवेदी द्वय अद्भुत, इन दो महापुरुषों की देन है हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना और समालोचना के विचार को आगे बढ़ा। और एक और अद्भुत बात, ये दोनों व्यक्तित्व कभी भी साहित्यिक रंगमंच पर एक साथ नहीं उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि यदि एक केवल उसके डिमेरिट बताएगा तो दूसरा उठ करके उसका मेरिट भी बता देगा, तो पूरे मंच की जो अनुशासन व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। ये साहित्यिक जगत का मैं छोटा सा पक्ष रख रहा हूं। तो हमारा उद्देश्य अधिगम का, हमारी लर्निंग का यही होना चाहिए। कोई कहानी हम पढ़ाएं, कोई कविता पढ़े पढ़ाएं, कोई नाटक पढ़े पढ़ाएं, तो हमें उनके जो बारीक उपकरण, उनके जो टूल्स हैं, उनके सिस्टम्स जो हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी खुद की होनी चाहिए। तभी हम उत्पन्न होने वाले प्रश्न, पूछे जाने वाले डाउट्स को हम सॉल्व कर पाएंगे या उसका सही उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि जिज्ञासाएं तो बच्चों की अनंत है और सब अपने अपनी समझ के अनुकूल जो समझ रहे हैं उसके अनुकूल प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारी तैयारी ऐसी हो, हमारा अधिगम ऐसा हो कि वो हम साहित्यिक उपकरणों और उनके बारीकियों को पहचाने। फिर साहित्यिक उपकरणों की समझ और रस ग्रहण, उससे रिलेटेड प्रश्न इधर दिया हो कि ये कैसे संभव है, उसका प्रश्न उधर दिया हो। क्या हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो हमारा ये उद्देश्य सफल हो जाए। फिर आता है कि साहित्यिक उपकरणों की समझ एवं रस ग्रहण करना। तो रस का अर्थ क्या है, कोई बताएंगे? सामान्य रूप तो जलेबी का रस, रसगुल्ला का रस, लेकिन साहित्य की दृष्टि में रस का अर्थ है आनंद। रस का अर्थ है आनंद। और सच पूछा जाए, किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य और काव्य की आत्मा है रस। ये आत्मा दैट इज द टूल, वही उसका टूल है। काव्य पढ़ाने में या किसी वाक्य की
सी स्टोरी को रखने, जब हम उस बच्चों के सामने कक्षा कक्ष में जब हम रखते हैं, तो वो जो हमारा रखने का तरीका है वही उसका ढूंढ है। वो तरीका जिससे बच्चों के अंदर आनंद की प्राप्ति, अर्थात वो बिल्कुल सहजता के साथ उसे ग्रहण कर सके। ये इसका उद्देश्य की बात है। सीखने का, अधिगम का उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य एक दृष्टिकोण या सांस्कृतिक अनुभव को समझना, उसका विश्लेषण करना और उसे सराहना। जैसे हम लोगों का जो विगत का जो सिलेबस था हिंदी का, उसमें चर्चा के बिंदु पाठ के अंत में प्रश्न होते थे। हिंदी की बात कर रहा हूं, हमारे हिंदी के भी अध्यापक सब मंडली बैठे हुए, तो चर्चा का बिंदु क्या है? ये थिंकिंग बेस्ट है। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही तरह बात समझ करके कहे। उस स्टोरी को किसने किस रूप में समझा, उस पर आधारित है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैंने दिया कि यदि गिल्लू एक व्यक्ति, क्योंकि उसमें गिल्लू जो है वो एक गिलहरी है, तो उसके बदले में उसकी जगह पर गिल्लू एक व्यक्ति होता तो लेखिका की किन किन विशेषताओं के बारे में बताता। ऐसे प्रश्न, तो इससे बच्चों में सीखने का जो कार्य है वो ज्यादा संतुष्ट होगा। तो अधिगम का उद्देश्य यही है। और उसी के आधार पर प्रश्नों की जो हमारी प्रश्नों का जो निर्माण है, उनका जो स्वरूप है, वो उसका प्रकार हमें अलग, जैसे जैसा उद्देश्य आया वैसा वैसा हमें प्रश्न करना। क्योंकि सीधे सीधे आप समझ, मैं इधर इसकी व्याख्या कर रहा हूं तो आप उसको तत्संबंधी प्रश्न देख करके इस बात को समझ सके कि प्रश्न उसका कैसे रूप में निर्मित होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात आई, कई बार आप लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है। मैंने भी यहां उसी को रखने का प्रयास किया, लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने उसमें से दो चीजें अलग की और इस पूरे सिस्टम को दो भागों में मैंने बांटा है। देखिएगा ऊपर में हॉर्स लिखा हुआ है और नीचे में लॉर्ड्स लिखा हुआ है। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारी यात्रा जो है, हमारा अधिगम का यहां से शुरू होता है। ये लोअर ऑब्जर्वेशन और ये हायर ऑब्जर्वेशन। जब ज्ञान हमारा प्रारंभ होता है तो फिर हमारी समझ बूझ बढ़ती है, और जब हमारी समझ बूझ बढ़ती है तब हमारे मन में चिंतन और उनका अनुप्रयोगात्मक कार्य तभी संभव हो पाता है। तो जब हम समझ बूझ हमारी हो जाती है तब हम इस हायर ऑब्जर्वेशन की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं, और यहां से फिर हम उसके प्रयोग, उनका विश्लेषण, उनका संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन कर पाते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी यही सिखाता है। आप देखेंगे इधर वो लिखता है आंकड़ों की जानकारी को याद करना, अनुवाद, प्रक्षेप, निर्देशों का अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना, किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना, वस्तु या विकल्पना के को विभिन्न भागों में अलग अलग करना ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों निष्कर्ष के बीच ये सब इसके विभिन्न स्टेज है। हमको क्या क्या करना पड़ता है, या हर लर्नर कैसे अपनी ज्ञान की यात्रा को बढ़ाता, अपने सीखने की यात्रा को बढ़ाता है, ये उसका क्रम दर्शाता है। दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी।
यही है ज्ञान की यात्रा। और से पूछिए तो अधिगम हमारी इसी सोच का परिणाम है। भाई सीखना है तो हम आखिर क्या सीखते हैं? कोई ना कोई ज्ञान सीखते हैं। हमारा तो वहीं से स्टेप शुरू हो। छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, हमको याद है जिस समय लालटेन हम लोगों के जमाने में हुआ करता था, बिजली कट जाया करते थे प्राय, तो लालटेन जला करके बैठे हैं। तो छोटे भाई बहन थे आसपास बैठे हैं, तो लालटेन को जलाया, उसमें से लौ जल रहा है, तो वो शीशे को छूने के लिए हाथ बढ़ाते थे। तो हम लोग मना करते थे कि जल जाए, जल जाए, जल जाए। इसका असर नहीं होता था। फिर देखते थे कि पढ़ने बीजी हैं, मुंह हमारी तरफ है और हाथ लालटेन के शीशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 2 बार 3 बार 4 बार समझाया, नहीं समझा। एक बार छोड़ दिया, हाथ बढ़ाया, जैसे ही शीशा में टच हुआ, ज्ञान हो गया। ये सीखने का ये अधिगम। मैंने एक छोटा सा उदाहरण, हमारा ज्ञान हमारी समझ बूझ पर आधारित होना चाहिए, तभी हमारा वह ज्ञान सकारात्मक हो सकता है। बिना समझ बूझ के, ये समझ बूझ क्या है? व्यक्तिगत विवेक। क्योंकि विवेक ही वो समझ बूझ पैदा करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये काम विवेक का है, अर्थात हमारी बुद्धि की समझ बूझ का है। और जब हमारी समझ में बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका अनुप्रयोग करते हैं। मैथ बनाने चले, सर ने फार्मूला दिया, बनाना शुरू, आंसर नहीं मिला। नहीं मिला इसका मतलब सर से हमने क्या कहा? देखिए ना सर, आंसर नहीं मिला। सर क्या कहेंगे? तुमने उसके स्टेप को, अनुप्रयोग को सही ढंग से यूज नहीं किया, उसका प्रयोग सही नहीं। तो फिर वो दिमाग से कोई अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करता है और फिर बनाता है सब। यही यात्रा है। फिर उस अधिगम का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो स्तर है, और उससे संबंधित जो हमारी क्रियाएं हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा किया कि उद्देश्य हमारा ज्ञान का है। पहले क्या करते हैं? याद करते हैं। हमारी यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। हम लोग जब छोटे थे तो याद है कि प्लास्टिक का या कॉटन का जूट वाला घोड़ा ले लेते थे और एक झोरा में स्लेट और पेंसिल, और दौड़े दौड़े बगीचे में स्कूल होता था, वहां पहुंच गए। वहां कुछ काम नहीं होता था, काम यही होता था, काश कबूतर खास खरगोश, अभी जो शुरू है सो शुरू है। और लंच के बाद लाइन से खड़े हो, एक दू पहाड़ याद गिन दिया, इतना रटवा दिया गया तो अब विस्मृत ही नहीं। पहली यात्रा ज्ञान की प्रारंभिक यही शुरू। हालांकि आज भी इसके प्रयोग होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? रटंत विद्या फार्मूला को बनाते हैं। हम बार बार उन्हें समझाते हैं, बेटा ये बहुत खतरनाक मेथड है, क्योंकि जहां आपकी याददाश्त खो गई, मतलब आपने जो याद किया था वो भूल गए, वहीं फुल स्टॉप लग गया। तो हम याद जब करते हैं तो स्मरण, पहचान, मिलान, नाम लिखना, क्रम बताना, ये याद पर आधारित प्रश्न हमारा बनता है। देते मिलान करो, कोई नाम लिख दिया तो नाम लिखो, पहचान करो। इसके बाद समझना, डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन, विस्तार करना, उदाहरण देना, या फिर उसका सार।
फिर अनुप्रयोग, अभिनय करना, उदाहरण देना, स्पष्ट करना, व्याख्या करना, फिर अमल में लाना, संबोधित करना, ये सब प्रकार होता है क्रियाएं, उसके उद्देश्य के स्तर के स्टैंडर्ड के और उनके तत्संबंधी क्रियाएं। फिर विश्लेषण, ऐसे ही फिर है मूल्यांकन और अंत में है सृजन। सृजन हमारा जो अधिगम का जो स्वरूप है वो अब परिपक्व हो गया, निर्मित हो गया। तो जब वो सीखने का, अर्थात हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसका जो कार्य है जब पूर्ण हो जाता है, मतलब कि अब वो व्यवस्थित हो गया, एस्टेब्लिश कर गया, उसको वो बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नहीं आ रही, फिर उसी रूप में फिर दूसरे सिमिलर तथ्यों का उनकी रचना करना, इस कला में उनका मतलब अब नवीनता के साथ उनमें ये गुण विकसित करना, फिर निर्माण, फिर प्लानिंग, योजना और संश्लेषण। ये चर्चा बार बार आती है। दो प्रकार होते हैं, एक संश्लेषण और दूसरा होता है विश्लेषण। तो विश्लेषण में आप क्या करते हैं? उसकी एनालिसिस करते हैं, और संश्लेषण में आप क्या करते हैं? उनके तथ्यों को आपस में उनका संबंध बताते हैं, ये है संश्लेषण। तो हमको ये स्टोरी पढ़ाते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स रखते हैं, फिर उनका गुण दोष की चर्चा करते हैं, कुछ समानताएं बताते हैं, इत्यादि इत्यादि। इन सभी चीजों उन पर आधारित अधिगम का निर्माण। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी, अभी उसका फिगर हम लोगों ने देखा, उसके बारे में थोड़ी बहुत समझते ही। अब कहता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर प्रश्न का स्वरूप कैसा है। तो इतने प्रकार के रूप आए हैं और एक ही उदाहरण लिया गया। थोड़ा सा गौर कर देंगे तो बड़ा मजेदार है, और कोशिश करूंगा कि मैं भी इसको रसमय बनाऊं, आनंदमय बनाऊं। मैंने एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है आप सबके सामने। एक स्मरण के आधार पर प्रश्न है, तो उसमें क्या लिखेंगे कि 9 और 11 गुना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जो याद है वो तुरंत लिखेगा, तो ये स्मरण के आधार पर बना। लेकिन यही जब समझ के आधार पर होगा तो प्रश्न बनेगा कि वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सबसे उचित मुहावरा चुने। आपने कोई सेंटेंस दिया, किसी 9, 2, 11 के आधार पर उसका अर्थ उसमें लिख दिए, और आप अब बच्चों को नीचे प्रश्न में दीजिए कि वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सबसे उचित मुहावरा चुने। अब आप कई मुहावरे दे दिए ऑप्शन में, अब उसकी समझ के आधार पर ये हो गया। अब उसको ये समझना है कि दिए गए वाक्यांश अथवा वाक्य का एप्रोप्रिएट मुहावरा इन चारों में से कौन सा होगा। तो ये उसकी समझ को विकसित करेगा, ये समझ पर आधारित है। तीसरा है अनुप्रयोग। अब देखिए अनुप्रयोग लिख रहा है, अब इसका प्रश्न का तरीका कैसा होगा कि 9 को 11 होना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। अब उसको अब प्रयोग करना है, जो उसने समझा है उसको अब उसको तैयार करना है। तो ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार विश्लेषण। अब विश्लेषण पर आधारित प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न का रूप वही है, मुहावरा ही है कि रेखांकित मुहावरे के स्थान पर समान अर्थ वाला कौन सा मुहावरा लिखा जा सकता है। तो ये हुआ विश्लेषणात्मक। अब आप उसके नॉलेज की आप एनालिसिस कर रहे हैं कि वो उसकी समझ, उसके अनुप्रयोग का तरीका कितना सही, कितना सही सीखा है। इन सब चीजों का प्रयोग। फिर पांचवा कहता है मूल्यांकन। अब आप थोड़ा सा
और थोड़ा गहराई से इसमें ध्यान करें। और जब हम मूल्यांकन स्तर वाले प्रश्न का निर्माण करेंगे तब हमारा प्रश्न कैसा होगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ? अब हमारे पास 4 वाक्य हैं, क्योंकि हमको तो 4 ऑप्शन नहीं देना है। तो उन 4 वाक्यों में एक वाक्य ऐसा है जिसमें मुहावरे का सही प्रयोग हुआ। अब किस मुहावरे का? ये दोनों मैंने एक ही उदाहरण लिया है, उस पर आधारित इसका हमने वर्गीकरण किया है, ताकि कि प्रश्न के स्वरूप को आप भली भांति समझ सकें कि हमको इनका प्रयोग करना है। यही टैक्सोनॉमी है। प्रश्न का जो प्रकार बताया गया है उनका निर्माण हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, एक उदाहरण और वहां चर्चा में वीडियो में देखा तो उसमें आई है कि मान लिया जाए कि आपने इसका निर्माण किया तो आप संकेत में छोटे में लिख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार। आप संकेत दे सकते हैं, ये आपके ज्ञान की परिपक्वता दर्शाएगी कि हमने यदि इसका आधार बनाया है तो इसका आधार ये है। और अंत में आती है रचनात्मकता, सृजनात्मकता, अब उसके अंदर की मैच्योरिटी का ज्ञान, अधिगम की परिपक्वता का ज्ञान। तब हम क्या लिखें? एक लघु कहानी दिया जाएगा छोटा सा, और जिसका अंतिम वाक्य होना चाहिए, मामा जी को कमरे से बाहर आते देख वे 9-11 हो। एक उसमें डाल। तो यहां अब और बच्चों के मन में ये बात कह दी कि अब इसका अर्थ बता। तो अर्थ क्लियर हो गया कि जैसे ही मामा जी को बच्चों ने देखा सब भाग। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर प्रश्न का स्वरूप था। अब यहां सीबीएसई के द्वारा सिलेबस का जो पैटर्न आया है उसका ये सिलेबस बी का पैटर्न है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंटरनल असेसमेंट की जो बात आती है ये बहुत बहुमूल्य है। ये चाहे कोर्स ए पढ़ाने वाले हो चाहे कोर्स बी पढ़ाने वाले, उनको इसका ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये सामूहिक आकलन करना, बहुविध आकलन करना, उसका पोर्टफोलियो चेक करना और श्रवण एवं वाचन करना, इन पर आधारित ये 2.5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स हैं। और फॉर्मेटिव के 10, समेटिव के 10 इक्वल टू 20। यही है। यहां जो सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण और वाचन बहुत पहले हम लोग करते थे। हम शुरू में आए थे तो हमने देखा कि नीचे कंप्यूटर वाले रूम में अहमद सर बच्चों को एक एक करके खड़ा करा करके रीडिंग क्यों करवा रहे? हमने पूछा तो सर ने बताया था, याद है मैं शुरुआती दौर में बात कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया था तो सर ने बताया कि सर उस समय सर 5 मार्क्स का होता था। तो सर 5 नंबर का ये है, इसका रिकॉर्डिंग भेजा जाता है। जब सिलेबस की कॉपी हमारे पास आई और जब हमने इसको देखा आंतरिक मूल्यांकन वाला श्रवण और वाचन का भाग, तब हमें समझ में बात आई कि ओ ये इसका प्रयोग करने का अर्थ क्या है। कि बच्चों के अंदर वो श्रवण अथवा वाचन की क्षमता किस लेवल तक डेवलप हो रही है, उनका प्रोनाउंसिएशन का लेवल क्या है, उनके बोलने की फ्लुएंसी कैसी है, ये सारी चीजें उसके टूल्स हैं उसकी, और उन टूल्स के आधार पर 2.5 मार्क्स बटा हुआ है, वो सब कोई देख सकता है, सीबीएसई के लिंक पर उपलब्ध है।
ये ग्रुप कोर्स ए का है, सेम जैसे सिलेबस ए का था उसमें विभाजन। अब बात आती है सामर्थ्य आधारित पठन। भाई हमारी जितनी क्षमता है ज्ञान की, वही ना मेरा सामर्थ्य है। तो जब मेरे ज्ञान का सामर्थ्य अपने एक स्तर के साथ है, तो जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं उनके भी तो ज्ञान का स्तर के लेवल तक है, उनका भी। अब हमारा संबंध उनके साथ जोड़ना है। अब जरा सोचिए, क्या पैरेलल होंगे? करने पड़ेंगे। कैसे? एक उदाहरण दिया था मैंने कि बोरिंग करने वाला मिस्त्री तब तक कार्य नहीं बंद करता है जब तक उसको जल नहीं मिलता, वो तब तक कार्य करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि हमारे स्पीच का, हमारे लेक्चर का लेवल उस लेवल तक का होना चाहिए जिस लेवल में बच्चे का मेंटल स्टैंडर्ड है। और वहां से जब हम अपने लेक्चर की यात्रा शुरू करेंगे तो उनका मानसिक जुड़ाव बनेगा, और चाहे काव्यात्मक हो, कथन या कथनात्मक हो, कहानी वाला हो, ये उसको उस लेवल से समझा पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि चापाकल का हैंडल तब तक पानी देगा जब तक वो लेयर पकड़े हो। लेयर छोड़ देगा, आप हैंडल कुछ भी कीजिए, वो खटखटाएगा ही पानी। जस्ट लाइक यह अधिगम उसी सामर्थ्य पर आधारित होना चाहिए, और ज्ञान पर आधारित इस समाज में पूर्णतः भाग लेने के लिए और उसका हिस्सा बनने के लिए हर प्रकार की जानकारी को खोजना, लेवल प्राप्त करना, समझना और उस पर चिंतन करना, कर पाना आवश्यक है। पठन साक्षरता से न केवल अन्य विषयों में सफलता प्राप्त करने का आधार बनता है, बल्कि व्यस्त जीवन में सफल होने की नींव भी यही है। अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया, हैंडपंप पर हमको जितना चाहिए पानी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने बच्चों का ज्ञानात्मक विकास जितना चाहे कर सकते हैं। हमारा शर्त क्या है? अपने सामर्थ्य को ध्यान में न रखें, लर्नर्स जिनको सिखाना है उनके सामर्थ्य को ध्यान में रखें और वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और जब हमारी यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, मुझे विश्वास है कि हम अपने बच्चों को सुचारू रूप से जो देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। परीक्षण का उद्देश्य है सामर्थ्य कौशल को जांचना, न कि ज्ञान को। अब इस अधिगम, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, पूरा सेशन हमारा बहुविकल्पी ही है, ये ध्यान में रखना होगा। उसकी ज्ञान भी नहीं, क्योंकि ज्ञान का हम ज्ञान की जांच कैसे करेंगे? विस्तार वाले प्रश्न, उनके कौशल को जांचना। तो कौशल को जांचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही एमसीक्यू वाला आधार पकड़ना पड़ेगा। वो सही चीज टू द पॉइंट को पकड़ पाएगी। और सामर्थ्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए ज्ञान और कौशल का प्रयोग करना, दोनों। क्योंकि सामर्थ्य तो तभी ना आएगा जो उसने सीखा है, और फिर उनका अनुप्रयोग। अब उस प्राप्त किए गए ज्ञान का वो प्रयोग किस रूप में कर रहा है, कितना सही कर रहा है, इसका आकलन। तब जाकर के हम सामर्थ्य आधारित पठन का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न का निर्माण है वो सामर्थ्य आधारित होना चाहिए।
होगी। अब एमसीक्यू के फायदे क्या हैं? हायर और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। व्यक्तिगत मूल्यांकन से मुक्त होते हैं, क्योंकि उसमें सारे जो प्रश्न रहते हैं वो सबके लिए इंडिविजुअल होता नहीं। मिस्टर ए को भी वही मिला, मिस्टर जेड को भी वही प्रश्न मिला। इसके बाद तीसरा इसका फायदा है कि मूल्यांकन करना आसान होता है और बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। सबको मालूम, एक ओएमआर शीट मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, सभी अपना रोल नंबर सब जो भरना है भर दीजिए और क्वेश्चन का ग्रुप अपना बना दीजिए कि आपको सी मिला है, ए मिला है, बी मिला है, डी मिला है। 4 ग्रुप होते नहीं, तो उनमें आपको जो मिला है उसके आधार पर आपको जो प्रश्न मिले उनके आंसर भर दीजिए, रख दीजिए। वो कंप्यूटर में लगाएगा और क्षण मात्र में आपका रिजल्ट फाइनल होगा कि मिस्टर एक्स ऑब्टेन इतना मार्क्स। तो समय की बचत हुई और बड़े पैमाने भाई एक प्रतियोगिता में लाखों लाख विद्यार्थी बैठ रहे और उसका रिजल्ट भी आया महीने भर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, मेरा ऐसा अपना अनुभव है, मैं भी रॉन्ग में भी कि लगता है कि आने वाले समय में ये किताबों की दुनिया समाप्त होगी और डिजिटल पढ़ाई है, सब कुछ स्मार्ट क्लास से युक्त होगा। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनको वही सीख मिलेगी। भरो, कंप्यूटर पे लगाओ, पास और फेल कर रिजल्ट पाओ। ये सारे पेपर वर्क अब लगता है धीरे धीरे आने वाले दशकों में समाप्त हो जाएंगे, भले ही हम लोग ना देख पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के सामने ये हो सकती है बात आएगी, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और आधुनिकतावाद को अति आधुनिकतावाद से निर्वाचित हो कोई गलत तो नहीं होगा। अति आधुनिकतावाद से हम लोग अब अग्रसर होकर के जूझ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये अति आधुनिकतावाद अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा, गंभीर विषय है इधर और विषयांतर भी हो जाएगा। फिर इसका चौथा जो फायदा है, निदानात्मक परीक्षण के लिए यह फायदेमंद साबित होता है। ये किसी को इसके दोष देने का मौका ही नहीं। अरे भाई जो तुमने अपने जो भरा है वही उसमें आया क्लियर। फिर परीक्षण में अच्छे और कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच अंतर देखने में मदद मिलती है, सीधा सीधा। अब एक सिस्टम है कि परीक्षार्थी गया परीक्षा देने, सब लिख दिए, एक को प्रश्न नहीं छोड़े, पता चला उसने उसमें रोल नंबर रोल कोड लिखाई गई। तो जब रोल नंबर रोल कोड लिखाई गई तो रिजल्ट पेड, अब दौड़ते नहीं। तो ये चीजें उसमें हैं, ये सब फायदे हैं। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या हैं? अच्छे प्रश्न वह जांचता है जो वह जांचना चाहता है, उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी। मूल समझ को जांचना, अस्पष्ट होता है, वह केंद्रित होता है, सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इतनी चीजें हैं। क्यों? अंतिम पक्ष, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उत्तर सही होता है। अब कुछ प्रश्न का प्रारूप दिया गया है, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे जो हमारे विषय से संबंधित हैं। एक
स्टेंजा यहाँ है। प्रश्न दिया गया, कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढे बलवान, मृग कस्तूरी को क्यों ढूंढ रहा है? और यहाँ आपने डॉट डॉट दे दिया, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो क्या ये एमसीक्यू का स्तर माना जाएगा? तो ये गलत है। तो फिर सही क्या है? फिर वही एग्जाम्पल, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि मृग को किसकी खोज है। प्रश्न यही है, और आपने ब्रैकेट में उनको क्या डाल दिया? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बलवान। ये दूसरा प्रकार है, इसको ऐसे भी दे सकते हैं। तो अब यहां पर क्लियर है, ये लोअर ऑब्जर्वेशन का है, वो हायर ऑब्जर्वेशन। ये दो प्रकार हो गए इसका। ये लोअर ऑब्जर्वेशन है, वो हायर ऑब्जर्वेशन। इसमें दिया है कि इस पंक्ति के द्वारा कवि मृग की बताना चाहते क्या? विवशता, विनम्रता, ज्ञानता, व्यापकता। ये थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा हुआ। ये लो स्टैंडर्ड हमारे छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लायक। ये दोनों, इसका स्वरूप ये सही माना जाए, ये राइट है। उसमें स्पष्टता होनी चाहिए एमसीक्यू में। क्या? जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अलग है? अब ये अलग है, बच्चे असमंजस में पड़ जाएंगे कि किस रूप में अलग है। लेकिन यही इसको हमने लिख दिया कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। क्योंकि स्टैंडर्ड 10 की बात हो रही है, तो हमने चर्चा उसमें वही शामिल किए। आप अपने आधार पे और पाठ में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पे, दिए गए व्याकरण संदर्भों के आधार पे आप कर सकते हैं उनका निर्माण। तो ये भी मेथड एक हो गया। एमसीक्यू में केवल एक ही अवधारणा को जांचना चाहिए, अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि आपने रेखांकित पद अब ये दिया, दो बिंदु दे दिए, अब बच्चा समझ में आएगा कि इनको पकड़ो इनको छोड़ो, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? रेखांकित पदबंध का प्रकार पहचानिए। क्या दिया हुआ है? छिपकर बैठ, यही है ना? मेथड से अन्य प्रश्नों से सही उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कि हमने कोई प्रश्न बनाया और दूसरे प्रश्न से उसका रिलेशन सीधे प्रश्न के उत्तर की ओर संकेत करा दे, तो वो हमारा सही है। तो फिर हम आकलन क्या करेंगे? फिर मूल्यांकन क्या करेंगे? तो यहां मैंने वहां दिया है, जैसे हवलदार साहब को किस बात की जिज्ञासा थी, तो ये मेथड। और यहाँ है कि हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। प्रस्तुत वाक्यों में हवलदार साहब के मन में कौन सी भावना प्रकट हो रही है? तो यहाँ जिज्ञासा शब्द का उल्लेख सही ढंग से किया गया। मतलब सही उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। अब प्रश्न में भी आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ भी आपने दिया, वो तो पकड़ लेगा। ये टेक्निक ध्यान में रखना, केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए। और यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है, एक ही उत्तर होना चाहिए, तो वो दिए गए प्रश्न के अनुरूप हो, और बाकी सबको ऐसा मत बना दीजिए कि वो बच्चा आसानी से उसको पकड़, ये भी नहीं करना है। उसको उसके सिमिलर ऑप्शंस देने हैं, ताकि कि उसके चिंतन, उसकी समझ, उसकी सूझबूझ थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित हो, वो उस पर थोड़ा समय दे। ये मूल्यांकन। एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, आगे आएगी चर्चा। सोच समझकर बनाए गए विकल्प, तो उसका एक परसेंटेज दिया, एक प्रश्न दिया गया, उस प्रश्न में इतने ऑप्शन ये वाले बने, इतने परसेंट ये वाले बने, इतने परसेंट ये वाले बने। तो हमने इसके आधार पर ये समझ लिया कि बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर, इतने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर ये ऑप्शन दिया।
आकलन का सोच समझ कर बनाए गए विकल्प। उसका एक उदाहरण यहां दिया हुआ है। प्रश्नों की समीक्षा करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी मान्यता होनी चाहिए और उसकी निष्पक्षता होनी चाहिए। क्योंकि एक ही सवाल बार बार पूछे जाएं तो फिर उस प्रश्न की विश्वसनीयता खत्म हो जाए। इसलिए वेरिएशन होना चाहिए, क्वेश्चन में वेरिएशन होना चाहिए। फिर मान्यता प्रश्न कितना अर्थपूर्ण है और दी गई जानकारी से संबंधित है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। और निष्पक्षता, फेयरनेस, सभी विद्यार्थियों को उत्तर देने का समान अवसर मिलना चाहिए, तब जाकर के हम प्रश्नों की समीक्षा कर पाने में समर्थ होंगे। प्रश्न की समीक्षा करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है? तो अप्रासंगिक कठिनाइयों से मुक्त होना चाहिए, स्पष्ट और सटीक पाठकों के स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग, रुचिकर जिससे ध्यान न भटके, उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी और किसी प्रकार की पूर्वाग्रह, पक्षपात, संवेदनशील विषय से मुक्त होना चाहिए। इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। फिर परीक्षण संबंधी बातें, उत्तर का संकेत प्रश्न में या किसी अन्य प्रश्न में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको तो पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तर्कहीन अटपटे विकल्प नहीं होने चाहिए। कोई भी विकल्प अन्य विकल्पों से बिल्कुल अलग नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल मिलता जुलता। यहाँ एक तरीका दिया हुआ है कि कैसा विकल्प किस तरह का होना चाहिए, तो कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, तरीका कौन सा है सही, कौन सा, उनके आधार पर हमारे उत्तर तैयार होने चाहिए। मतलब उनके जो विकल्प दिए जाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। अटपटे तर्कहीन विकल्प नहीं होने चाहिए। जैसे आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का क्या है? आंखों में कचरा फेंकना, आंखें खराब कर देना, गलत सलाह देना, धोखा देना, ये दो अटपटे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? तो जब दो अटपटे दे देंगे तो वो दिमाग में बच्चे का बैठ जाएगा ना कि अब तो दो ही हैं, अब उनको सही ढूंढने में और आसानी हो जाएगी। तो उसका सही तरीका यहाँ दिया हुआ है कि हम उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तर्कहीन हम न दें ऑप्शन, समान शब्दों को विकल्पों में न दोहराएं। एक उदाहरण दिया हुआ है कि हरिहर काका अपने भाइयों और परिवार वालों को छोड़कर ठाकुरबाड़ी में रहने क्यों चले? तो क्योंकि घर में ये देखिएगा ये सब दोहराया जा रहा है, तो इसकी क्या आवश्यकता है? सटीक हो, सीमित हो। यहाँ दिया हुआ है बहुत मेहमान आते रहते थे, वे पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, कोई उनका ध्यान नहीं रखता था, तो हमारा काम इससे भी बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। प्रश्न में दिए गए शब्दों को सही उत्तर में न दोहराना। जैसे समझना, यहाँ देख रहे हैं समझना, यहाँ भी समझना, ये सब दिया हुआ है, तो उसका राइट ऑप्शन और रॉन्ग ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, तो समझने की आवश्यकता है। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। इस वाक्य में लेखक क्या कहना चाहता है? दैट इज द राइट ऑप्शन, ये सही तरीका है। ऐसे सर्वनाम का प्रयोग न करें जो प्रश्न को व्यक्तिगत बना दे। विकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं कभी भी व्यक्तिगत तथ्यों पर न आधारित, ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके तुम्हारे अनुसार कतारा से मिलने के बाद बागिनों के मन में कैसी भावना है? ये अब हो सकता है कि किसी के मन में बेचैनी और व्याकुलता का ऑप्शन आ जाए, क्योंकि हर चीज समझ अलग अलग हो जाएगी, तब आप ढूंढते रहिए, मिलाते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन हमारे ऐसे हो कि जिसमें सही विकल्प स्पष्ट रूप से छात्रों को समझ में आने चाहिए। सही उत्तर बिल्कुल अलग नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो तो तुरंत उसका वो टिक मार कर देगा।
मिलता जुलता। नकारात्मक शब्द को रेखांकित करें, इसका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जांचने के लिए करें। जैसे लेखक की मां का वर्णन करने के लिए इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो 4 ऑप्शन दिए गए और वही विकल्प दोनों में नकारात्मकता कि क्योंकि उसको उधार लेने की क्षमता नहीं थी सब में आ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन नहीं देने चाहिए। ऐसे विकल्प ना रखें, प्राय से रखें कि उपयुक्त सभी या फिर दोनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई नहीं, तो एक तो क्लियर हो गया कि इनमें से कोई नहीं, कि ये है ही नहीं, बच गया 3। अब 3 में से कह रहा है कि ये भी नहीं, मतलब कोई नहीं, लास्ट में कहीं किसी को मार देगा कर। तो इस प्रकार के विकल्पों को मना कर रहा है सीबीएसई कि ऐसे विकल्प एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाने में ना दें। सभी विषयों के लिए है, ये न केवल हिंदी के लिए है, क्योंकि वो मैंने उसका पूरा लिया था। हाँ, तो ये सब तरीका दिया हुआ है, ये सब इसके रॉन्ग मेथड है। पत्र को लिखने, प्रश्न को लिखने और संपादित करने से संबंधित विकल्पों का क्रम कैसा होना चाहिए, शब्द और वाक्यांश की उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाना चाहिए, प्रश्न में दिए गए वाक्य के क्षेत्र गद्यांश साधित के विकल्प जिस क्रम में आए हैं उसी क्रम में लगाना चाहिए, संख्या वर्ष बढ़ते क्रम में लगाना चाहिए, ये सब इसके सिस्टम्स हैं। जैसे वहाँ दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो ये दिमाग में रखना है। अपठित गद्यांश कैसे चुनें? मैं एक गद्यांश मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि अब वो उनके नाउन्स नहीं याद है, समथिंग कोई भी है कि टुन्नू और बिल्लू आम के बगीचे में खेल रहे थे, भालू आया, दोनों डर के भाग गए, घर में जाकर छिप गए, वाक्यांश खत्म हो गया। प्रश्न बना, टुन्नू और बिल्लू कहाँ थी? तो उससे लिखा हुआ है कि बिल्लू बगीचे में थे। टुन्नू और बिल्लू बगीचे में क्या कर रहे हैं? वो भी लिखा हुआ है कि खेल रहे। ये मूल्यांकन नहीं, ये मूल्यांकन का तरीका है। हमको ध्यान दें और उसमें इन सब चीजों की चर्चा होनी चाहिए। शब्दावली कम से कम 3 से 5 कठिन शब्द होने चाहिए, प्रयुक्त शब्द विषय के अनुसार होने चाहिए, जरूरत से ज्यादा सरल या तकनीकी नहीं होने चाहिए, विराम चिन्ह या उसकी जो फॉर्मेट है वो सही होनी चाहिए, पठन बोध सही हो कि आसानी से पढ़ लें, इतना बड़ा मत दे दें तो उनको उबाऊ लगे या पढ़ ना करें, आंसर कर देखें कि उसका सिमिलर सेंटेंस कहाँ मिल रहा है, तो 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे मिला करके सबको लिख दें काम को। हम तो देखते ही हैं, लेकिन अब तो देखिए एमसीक्यू, अब आप उसको देखें कि अब उसका ज्ञानात्मक जो है स्तर कैसा है, इसलिए पैसेज संतुलित होना चाहिए, उसमें मुख्य विचार स्पष्ट होकर के झलकने चाहिए, विचारों की जानकारी की क्रमबद्धता होनी चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए, असंबंधनशील या आपत्तिजनक या पक्षपात या भेदभाव या रूढ़िगत आदि विचारों का उसमें समावेशन नहीं होना चाहिए और रोचक होना चाहिए और नई जानकारी से युक्त होना चाहिए। कुछ लिंक्स दिए गए हैं आपको, गद्यांश पद्यांश आदि इस लिंक पे उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साइट पर जाएंगे, आप वहां पाएंगे। किसी भी स्रोत से कोई गद्यांश पद्यांश लेते हैं तो स्रोत का नाम लिंक अवश्य दे दें। अभी हमने कहा आपसे निवेदन करते हुए यदि आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर किसी प्रश्न का निर्माण किया तो उसको लिख दें कि ब्रैकेट में नीचे ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर, या आपने किसी कोई स्रोत से लिया है, क्योंकि आजकल तो भाई एक चल गई है ना ये मीडिया का, कोई चीज़ की लिंक कहीं से आप लेते हैं, नकल करते हैं, तो वो भी एक अपराध में आ गया है। तो आप उसका स्रोत वहाँ लिख देंगे तो आप इससे बच जाएंगे कि हमने यहाँ से इसको लिया। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पर चर्चा। प्रतिदर्श प्रश्न का अर्थ है
कि जो सैंपल पेपर्स आते हैं उस सैंपल पेपर्स का आधार कैसा होना चाहिए। वो जो दिया वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको एज इट इज हम उसको ले, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हमने उसके स्वरूप का अध्ययन किया कि यदि गद्यांश की शब्द सीमा इतनी है, क्योंकि 90 में तो सीधे सीधे लिख दिया है कि कम से कम 150 से 200 शब्द होने चाहिए, तो ये एक आधार बना। तो मान लीजिए कि हम क्लास 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए यदि 150 से 200 शब्दों का गद्यांश देंगे तो उनका तो 1.5 घंटे ऐसे ही चल जाएंगे, 3 घंटे। तो कम से कम 70 के आसपास शब्द सीमा रखे उनका, कि उनको 5 मिनट पढ़ने का मौका मिले, ये होना चाहिए। और क्लास 5 से ऊपर को से लेकर के 8 तक को लिए तो आप उसको 80 से 100 शब्द में डाल सकते हैं। और उसके ऊपर तो बना हुआ है लेकिन इसके लिए उसको कहना ही नहीं है, उतना रहना ही है। तो इसकी चर्चा इसलिए आवश्यक बनी कि उसका जो आधार है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसका वर्गीकरण आपको साफ साफ उसका झलकना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि कि बच्चे उस पर गंभीरता से कुछ नवीनता को प्राप्त करने के लिए पढ़ें, कुछ सीखने के लिए पढ़ें, कोरम पूरा करने के ख्याल से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की चर्चा, वो जो पैसेज दिया हुआ था उसके आधार पर, वो बाल पे पैसेज है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए उस पर आधारित है। और इस प्रकार बड़ी तन्मयता से 4 घंटे सत्र में लगातार बैठे रहे। आप सबों के इस श्रवण क्षमता को नमन करते हुए सबको पुनः धन्यवाद।